हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के NCERT क्वेश्चंस को। हम लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है क्योंकि हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। What are the various public health measures which you would suggest and safeguard against infectious disease? देखो, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो भी स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं वो हर क्वेश्चन का आंसर बहुत पेशेंसली अच्छे से दे पाएंगे। राइट, देखिए, अगर आप लोगों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले की वीडियोस को जाके देख लें और चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। इसमें दिया गया है क्वेश्चन को समझना है आपको पहले कि कुछ वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स बताने हैं कि आपकी हेल्थ को सेफ्टी दें, मतलब आप सेफ रहें इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट में। राइट, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वो इन्फेक्शन आपको ना लगे, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से वो डिजीज़ ना लगे, तो आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? देखिए, फर्स्ट पे आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। देखिए, अगर आप जितना आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ही लोग उस चीज़ के बारे में जानेंगे। राइट, और क्या होगा? प्रॉपर एजुकेशन देना, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली काउंसलिंग कराना। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होनी बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई किस किस तरीके से ये बीमारी फैल रही है, इन्फेक्शन फैल रहा है। लोगों को अवेयर कराया जाए ताकि लोग उस चीज़ से अपने आप को बचा सकें। राइट, सेकंड है वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, उसके बाद में उसको वैक्सीनेशन प्रॉपर उसका होता है ताकि वो बच्चा सिक्योर रहे, वो बच्चा सेफ रहे, उसकी हेल्थ पे कोई भी आंच ना आने पाए। तो देखिए क्या है, वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहो। पीपल शुड गेट वैक्सीनेटेड टू अवॉइड द इन्फेक्शन। राइट, थर्ड पे आता है सैनिटेशन, स्वच्छता। प्रॉपर सैनिटेशन कैन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप सबको पता है ये चीज़ें, आप लोगों को नॉलेज है कि ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएं। राइट, फोर्थ पे आता है आइसोलेशन। द पेशेंट शुड बी सेपरेटेड टू अवॉइड द इन्फेक्शन ऑफ अदर्स। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट किया जाए ताकि वो इन्फेक्शन और लोगों में, जो हेल्दी इंडिविजुअल है, उसमें स्प्रेड ना हो, इसीलिए आइसोलेट किया जाता है। जैसे कोविड-19 में किया गया है, आइसोलेशन कर देते हैं। राइट, कि भाई आपका पूरा अलग ही होगा, अलग रूम में आप लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है ताकि आपसे इन्फेक्शन दूसरे इंडिविजुअल्स में ना आए। राइट, फिफ्थ पे आता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? टाइम टू टाइम स्टेराइल करना। मतलब कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे आप लोग सैनिटाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचे आप लोग। राइट, इसमें देखिए कुछ मेथड्स आ जाते हैं जैसे ड्राई हीट, टेम्परेचर देना, यूवी रेस के थ्रू माइक्रोब्स को किल करना। तो वो सारा प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन में। पेरेंट्स बिलोंगिंग शुड बी स्टेरिलाइज्ड। जो भी काम की चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये एक तरीका है अपने आप को बचाने का। 6th नंबर पे आ जाता है इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, अभी तक के पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए? ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, वापस से सुनो क्या है इसका मतलब। ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक नाम आ गया वेक्टर। देखो, वेक्टर क्या करता है? वेक्टर एक व्हीकल की तरह होता है। इन्फेक्शन को एक जगह से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाने का काम कौन करता है? वेक्टर। तो वेक्टर यहाँ पे एक साधन हो गया है। अगर वेक्टर्स ही नहीं होंगे, अगर वेक्टर्स को ही इरेडिकेट कर दिया जाएगा तो इन्फेक्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। राइट,
तो वेक्टर्स का क्या किया जाता है, वेक्टर्स का इरेडिकेशन किया जाता है, वेक्टर्स का खात्मा किया जाता है, इनको ख़त्म किया जाता है। तो वेक्टर्स को ख़त्म कर दें ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। In which way has the study of biology helped us to control infectious disease? भाई इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी ने कैसे हेल्प किया है? तो देखिए कुछ इस तरीके से हेल्प किया है। द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स इन्होंने इनके यूज़ की हेल्प से, मतलब इनकी हेल्प से यूज़ किया है हम लोगों ने। वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हुआ, इम्यूनाइजेशन हुआ, ठीक है, ताकि एक इंडिविजुअल इन्फेक्शन से बचे। ड्यू टू एडवांसमेंट इन बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें कहाँ से चल रही हैं? बायोलॉजी में एडवांसमेंट है, नई नई टेक्निक्स हैं, डे बाय डे हर चीज़ इतनी इजी हो गई है, कोई भी टेस्ट इतने इजी हो गए हैं। तो क्या है, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। बायोटेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग टू मेक न्यू एंड सेफ वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें क्या है, लिविंग चीज़ का, लिविंग माइक्रोब्स लगा लो आप, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लगा लो, उनका यूज़ किया जाता है ताकि आप लोगों तक सेफ़ और अच्छी वैक्सीन्स दी जाएं, नई वैक्सीन्स और जो सेफ़ हो, राइट। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप लोगों के लिए वो नुकसान कर रही हैं, कोई भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रही हैं, ऐसा इसमें नहीं होता, पूरा इनका टेस्ट चलता है। तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रहा है ताकि हमें नई नई वैक्सीन्स मिलती रहें और जिनकी वजह से, उनके रिजल्ट की वजह से हम इन्फेक्शन से बचे रहें। 3rd नंबर पे आ जाता है डिस्कवरी ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड वेरियस अदर ड्रग्स। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ बेसिकली एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती हैं। अब एंटीबॉडीज़ की डिस्कवरी हुई है और अदर ड्रग्स, कुछ और ड्रग्स भी, नई नई चीज़ें बन रही हैं, मार्केट में नई नई ड्रग्स आ रही हैं ताकि वो इन्फेक्शन से आप लोगों को बचाए, राइट। हैज़ ऑल्सो अनेबल टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज़, ये आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, पहले वाले पॉइंट में ये था, सेकंड वाले पॉइंट में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि भाई इसकी वजह से नई और सेफ वैक्सीन हमें मिलती है। 3rd नंबर पे एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था कि डिस्कवरीज हो रही हैं एंटीबॉडीज़ की, और दूसरा हमें कुछ और अदर ड्रग्स जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से हम लोगों को प्रिवेंट करती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक्स प्लेस? ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। एक डिजीज़ दूसरे इंडिविजुअल में जाएगी तो वो किस तरीके से जाएगी, उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, उसको ट्रांसमिट कौन करेगा। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, अमीबियासिस, अमीबायसिस भी आप लोग बोल सकते हैं इसको, मलेरिया, 3rd पे है एस्कैरियासिस, 4th पे है निमोनिया। देखिए अमीबायसिस में क्या है, फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका पैथोजन है, आप लोग लिख सकते हैं, पैथोजन आ जाएगा इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यहाँ लिखती हूँ मैं ऊपर हिस्टोलिटिका, राइट। और हाँ गाइज, आप लोगों को ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग जाके चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। 2nd नंबर पे है मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन क्या है, आप लोगों को याद होगा जब मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया था, इसमें पैथोजन है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, राइट। इसमें क्या है, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट से इन्फेक्शन हो जाता है, बाइट से ये डिजीज़ हो जाती है जिसको मलेरिया बोला जाता है, राइट। 3rd नंबर पे है एस्कैरियासिस, थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, इसका पैथोजन आप लोग लिख लो, पैथोजन इसका होगा एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड, राइट। थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो गंदा पानी और खाना कई बार कॉन्टामिनेट हो जाता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है एस्कैरियासिस। 4th पे है निमोनिया। निमोनिया का क्या होगा पैथोजन, आप लोग बताओ, निमोनिया का पैथोजन क्या है?
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, राइट, फ्रॉम द स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट के स्प्यूटम से। देखो इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग ऐसे बार बार कहीं पे ना थूकें। म्यूकस से ये डिजीज होती है, जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके स्प्यूटम से ये ट्रांसमिट होती है ये डिजीज, जिसको निमोनिया बोला जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज? वाटर बोर्न डिजीज से बचने के लिए आपको क्या मेजर्स लेने हैं? आंसर में है फ्रेश एंड क्लीन वाटर, भाई साफ और अच्छा पानी, शुद्ध अच्छा साफ पानी शुड बी टेकन, लेना चाहिए यूज में। इफ द वाटर इज कॉन्टामिनेटेड इट शुड बी फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। देखो अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर है, पानी अगर गंदा है, तो वो पीने से पहले, यूज में लेने से पहले उसको फिल्टर करें, राइट। वाटर रिसोर्सेज शुड बी डिसइंफेक्टेड, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं टाइम टू टाइम उनका डिसइंफेक्शन चलना चाहिए, ताकि जितने भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जो भी कुछ उस पानी में है जो उसको कॉन्टामिनेट कर रहे हैं वो किल हो सके, राइट। वन शुड नॉट टेक पॉन्ड्स वाटर, पॉन्ड्स वाटर को ऐसे ही डायरेक्टली यूज में नहीं लेना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज अ सूटेबल जीन मीन्स। आपको अपने टीचर के साथ में डिस्कस करना है कि सूटेबल जीन का मतलब क्या होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन, हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है? हमें डीएनए वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, वैक्सीन बेसिकली बहुत टाइप की होती है। मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। देखो यहाँ नीचे मैं लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताना एक बार चाह रही हूँ। देखो एक होता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, ये टाइप है वैक्सीन के। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ वैक्सीन और व्हाट इज़ वैक्सीन और उसके साथ में उसके टाइप्स भी लिखने हैं, तो आप लोग लिखोगे कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, उसमें आप लिखोगे पॉलीसेकेराइड प्लस में प्रोटीन का कॉन्जुगेशन होता है इन वैक्सीन के अंदर, राइट। इधर मैं लिखती हूँ पॉलीसेकेराइड प्लस में प्रोटीन, इससे मिलके बनी होती है ये कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। दूसरा आता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन, एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है? जो फोम है उसको वीक कर दिया गया है, जो फोम है उसको वीक कर दिया गया है, वीक कर दिया गया है, तो उस वैक्सीन्स को बोलेंगे एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। 3rd नंबर पे आ जाता है डीएनए वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन, राइट। डीएनए वैक्सीन आप सब लोगों को पता है। डीएनए वैक्सीन में आप लोग क्या लिखोगे? डीएनए वैक्सीन में आप लोग लिखोगे कि यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का यहाँ पे मिक्सचर होता है, अमाइनो एसिड से मिलके ये बनती है चेन, और उसमें क्या है, वो उस टाइप के वैक्सीन को डीएनए वैक्सीन बोल दिया जाता है, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे वैक्सीन में ऐड होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होते हैं इस वैक्सीन में, और ये वैक्सीन कहलाती है डीएनए वैक्सीन। अब देखो सूटेबल जीन किसको बोला जाएगा? सूटेबल जीन उसको बोला जाएगा एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कैन बी ऑल्टर्ड इन द होस्ट इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन। देखो आप लोगों को कोई पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए, अब वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए वो पार्ट, वो सेक्शन डीएनए का, सपोज करिए आप लोग, मैं यहाँ बनाती हूँ, ये डीएनए का पार्ट है और आपने यहाँ से ये पार्ट कट कर लिया, राइट। ये पार्ट आप लोगों ने कट कर लिया। अब ये पार्ट क्या है? पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए, इसको हमने एक वेक्टर के अंदर डाला, किसी भी होस्ट के अंदर डाला, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो भी आपको प्रोटीन चाहिए वो पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, राइट। और यही चीज़ है सूटेबल जीन। देखिए सूटेबल जीन का मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर जीन जिससे अपने को जो प्रोटीन चाहिए वो हमें मिल सके, राइट। विच अटैक्स एंड किल्स अ स्पेसिफिक डिजीज कोजिंग एंटाइटी, और ये प्रोटीन आगे चल के क्या करेगा? अटैक करेगा और किल कर देगा उस स्पेसिफिक डिजीज कोजिंग एंटाइटी को, राइट। ये प्रोटीन आगे क्या करेगा? अटैक करेगा। ये प्रोटीन है और ये यहाँ पे एंटीजेंस हैं, ठीक है, इन पे अटैक करेगा और इनको क्या कर देगा? किल कर देगा,
तो यही था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेम द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में हमें बताना है, उनका नाम बताना है। देखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे मैचुरेशन चलती है किसकी, बी और टी लिम्फोसाइट्स की। बी और टी लिम्फोसाइट्स, बी बोले तो बोन मैरो, टी बोले तो थाइमस, राइट। बी बोले तो बोन मैरो और टी बोले तो थाइमस, राइट। अब देखो, ये है प्राइमरी ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी की अगर बात करें तो क्या है, माल्ट है। अब यहाँ से ये मैच्योर होने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाएंगे और ये इफेक्टर सेल्स बना देंगे। इफेक्टर सेल्स किस किस में आती हैं, इफेक्टर सेल्स का मतलब है उसके अंदर लिम्फ नोड्स हैं, उसके अंदर स्प्लीन है, पियर्स पैचेस उसके अंदर आ गए और उसके लास्ट में क्या है, माल्ट, राइट। ये क्या है, मैच्योर होंगे और फिर आगे जाके ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आगे ये मूव हो जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में और फिर ये क्या बना लेंगे, इफेक्टर सेल्स। और इफेक्टर सेल्स ये 4 हैं, ठीक है। ये होगी, स्प्लीन होगी, लिम्फ नोड होगा और माल्ट होगा। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आ जाएगा, थाइमस। टी लिम्फोसाइट की यहाँ पे क्या होती है, टी लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर होता है, राइट। और ये है बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। The following are some well-known abbreviations which have been used in this chapter. Expand one to its full form. भाई कुछ एब्रीविएशंस दी गई हैं, हमें एक्सपेंड करना है और फुल फॉर्म लिखनी है। माल्ट, अभी मैंने पीछे बताया है, माल्ट ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है और ये म्यूकोजा की लेयर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, इनकी जो म्यूकोजा की लेयर है उसमें ये माल्ट मिलता है। माल्ट 50% ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट द माल्ट, मतलब 50% जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो माल्ट के होते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। वापस से सुनो, माल्ट स्टैंड्स फॉर म्यूकोजल, क्योंकि ये म्यूकोजा की लेयर में मिलता है, राइट। एसोसिएटेड मतलब म्यूकोजा से एसोसिएट हैं और ये लिम्फोइड ऑर्गन है, राइट। तो ये हो गया माल्ट। दूसरा है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है ये, एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक होता है गाइस ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये आप लोगों को समझ में आया जो साइड में लिखा था माल्ट के बारे में, इसको इरेज करती हूँ मैं, ह्यूमोरल और इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, CMI स्टैंड्स फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक ये होगा, दूसरा होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देखिए, जब भी बात आती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी की, आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट किसके केस में आएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के केस में आ जाएगा टी लिम्फोसाइट, इसीलिए इसको टी सेल इम्यूनिटी भी बोला जाता है। टी सेल इम्यूनिटी, CMI को टी सेल इम्यूनिटी बोला जाता है क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, राइट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के केस में क्या आ जाएगा, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड, ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड। तो जितने भी फ्लूइड में पाए जाते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस वगैरह, बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, तो वो होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आप टी लिम्फोसाइट याद रखोगे, जबकि ह्यूमोरल वाली में आप लोगों को बी लिम्फोसाइट याद रखना है। एड्स आप सब लोगों को पता है इसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बाय बर्थ नहीं होता है, बर्थ के बाद में एक्वायर किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है इस सिंड्रोम को, राइट। अब फोर्थ पे है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल पे है, जो कि कंट्रोल करती है एड्स को, ठीक है। ई पे आ जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आप सब लोगों को पता है, एड्स का पता है। CMI का आप लोगों को अब पता चल गया, माल्ट का आप लोगों को स्पेशली याद रखना है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, राइट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव द एग्जांपल्स ऑफ ईच। इनको डिफरेंशिएट करना है। देखिए क्या है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इनेट इम्यूनिटी का, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती है नेचर में कि ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए है, ऐसा नहीं होता, ये कोई स्पेसिफिसिटी नहीं दिखाती है, राइट। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है नेचर में। सेकंड पॉइंट है, ये बर्थ से प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और ये क्या है, ये एक्वायर की जाती है इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर पैथोजन। बर्थ के बाद में अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन आया है तो उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी बनी है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। थर्ड पे है हैज़ डिफरेंट बैरियर्स, इसमें डिफरेंट बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर, जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजिकल बैरियर, ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, और आप लोग पहले की वीडियोस को जाके देखें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, तो ये टाइप हैं बैरियर्स के, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, देखिए क्या होता है ना कि आपकी स्किन, म्यूकस, ये सारी चीज़ें एक बैरियर की तरह काम करती है। स्किन काम करती है बैरियर की तरह कि कोई भी माइक्रोब एंटर ना करने पाए बॉडी में, राइट। म्यूकस के अंदर क्या हुआ, अगर कोई भी पैथोजन या कोई भी माइक्रोब आ गया तो म्यूकस उसको इमोबिलाइज कर देता है और फिर उसकी एक्टिविटीज़ को कम कर देता है, राइट। उसकी एक्टिविटीज़ को कभी कभी ख़त्म भी कर देता है। दूसरा है सेल्यूलर बैरियर, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, नेचुरल डिफेंस देती हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल, राइट, लिम्फोसाइट्स वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में HCl जो स्टमक में बनता है वो माइक्रोब्स को किल करने के लिए होता है। जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं, म्यूकस की सिक्रीशन लगा लो या आप बोल दो कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, ये सब क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, राइट। हैज़ अ मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी, ये हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का देख रहे हैं थर्ड पॉइंट। इसके पास में मेमोरी होती है ऑफ एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन आया, एंटीजन एंटर हुआ बॉडी के अंदर, एंटीजन आया, उसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पे दी है एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी दी है, ठीक है। अब एंटीबॉडी दी है तो क्या हुआ, वहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट हो गई, यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट हो गई है, ताकि सेकंड एक्सपोजर हो तब पता चल जाए कि भाई ये पहले एक्सपोजर दिखा चुका है ये पर्टिकुलर एंटीजन। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है, मेमोरी, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। फोर्थ पे है फॉर इंस्टेंस म्यूकस ट्रैप्स बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल्स, ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया है फिजिकल बैरियर के अंदर आता है, ट्रैप कर लेता है बैक्टीरिया माइक्रोब्स को और उसके बाद में उसको इमोबिलाइज बना देता है, वो उसकी मोबिलिटी जो होती है उसको ख़त्म कर देता है। इसमें है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में फॉर इंस्टेंस पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज रेस्पॉन्स, आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ को लेके, उसके बाद में जो रेस्पॉन्स निकला है एंटीबॉडी से वो आ जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ दी गई। इसको अच्छे से समझो, कोई भी इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए क्या दी गई, एंटीबॉडीज़ दी गई। अब एंटीबॉडीज़ दी और ये इन्फेक्शन रिकवर हो गया, तो रिकवरी के बाद में जो रिस्पॉन्स होगा वो किसका होगा, वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, राइट। अब देखिए इसमें है एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, इनेट इम्यूनिटी के केस में क्या होगा, जैसे कि कोलेस्ट्रोम होता है, मदर में IgA एंटीबॉडीज़ उसके अंदर मिलती हैं, राइट, वो प्रोटेक्ट करता है बेबी को, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट में नहीं होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन आ जाती हैं, जैसे TAB, थायराइड, पैराथायराइड की वैक्सीन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्वायर्ड में। अब दूसरा है यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी में फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पर्सन ओन सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब खुद की बॉडी की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़ को
किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में या फिर किसी वैक्सीन के अगेंस्ट में, सपोज करिए कोई भी इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वो होगा एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के केस में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को दिया जाता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया जाता है। इट इज़ डेवलप्ड व्हेन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड into a person to counteract the antigen such as snake venom। पैसिव इम्यूनिटी के केस में आप लोगों को याद रखना है गाइस कि इसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जैसे एग्जांपल होगा स्नेक वीनोम। ठीक है, स्नेक वीनोम के अगेंस्ट में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव इम्यूनिटी के केस में इट प्रोवाइड्स द रिलीफ ओनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड। देखिए खुद की बॉडी की सेल्स अगर एंटीबॉडीज बना रही हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। वापस से समझो, जो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती हैं, जो एंटीबॉडीज़ खुद की सेल्स बना रही हैं, उसमें बनने में टाइम लगेगा, ये प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी कवर कर लिया इसके साथ में कि भाई इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। दूसरा ये होगा कि खुद की बॉडी की सेल्स एंटीबॉडीज़ बना रही हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, नो साइड इफ़ेक्ट। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ। आप कोई भी वैक्सीन लगवाते हो, ठीक है, तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, तुरंत आराम आ जाता है। इट मे कोज रिएक्शन, किसी की बॉडी में अगर सूट नहीं करता है तो कोई रिएक्शन भी हो सकता है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी के केस में कोई टाइप की रिएक्शन नहीं होती, कोई टाइप का साइड इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, तब तक असर होगा तब तक वो काम चलेगा, रिलीफ मिलेगा, जैसे ही ख़त्म हुआ असर वैसे ही वो भी छू मंतर हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है पैसिव इम्यूनिटी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वेल लेबल्ड डायग्राम आप लोगों को बनाना सीखना है और आप लोग अभी बनाना सीखेंगे इसको। देखिए वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, इसके अंदर 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 4 होती हैं चेन, उसमें क्या हो जाएंगे, 2 हैवी हो जाएंगी और 2 क्या होंगी, लाइट हो जाएंगी। इसीलिए इसको H2L2 कॉन्फर्मेशन के नाम से भी बोला जाता है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, राइट। देखिए यहाँ पे आप लोग लाइट चेन यहाँ पे है, आप लोगों को दिख रही है, ऊपर देखिए हैवी चेन है, ये है हैवी चेन और नीचे वाली इसमें क्या है, लाइट चेन है। यहाँ पे वेरिएबल रीजन देखने को मिलता है, ये वेरिएबल रीजन है और ये रीजन कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट रीजन है, ये भी कांस्टेंट रीजन है और ये वेरिएबल रीजन है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखे जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड देखे जाते हैं यहाँ पे, तो बॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। यहाँ पे हिंज रीजन प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसको नंबरिंग दे दूँ, फर्स्ट है लाइट चेन, दूसरा है हैवी चेन, थर्ड पे है हिंज रीजन, ठीक है, हिंज रीजन है, फोर्थ पे है वेरिएबल रीजन, फिफ्थ पे है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन आप लोगों को दोनों दिखाना है, लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी। ठीक है, उसके बाद में है 6 नंबर पे एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे आके एंटीजन का बाइंडिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करेगा और ये है नीचे यहाँ पे हिंज रीजन। देखिए हिंज रीजन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हिंज रीजन एक ऐसा बीच में पार्ट है जो अपने आप को मूव करता रहता है, मतलब अकॉर्डिंगली मूव करता है, जैसा एंटीजन होगा उसके पास में उसको बाइंड होने के लिए अपने अगर स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन चेंज करनी होगी तो वो होगी हिंज रीजन के थ्रू। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना चेंज कर देगा और वो चेंज कहाँ से होगा, हिंज रीजन की हेल्प से। तो देखिए इसमें यही आप लोगों को दिखाना है, हैवी चेन, लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट और क्या है लास्ट में हिंज रीजन। ये आप लोगों को दिखाने हैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस टेक्स प्लेस। वेरियस रूट्स बताने हैं जिससे HIV वायरस का ट्रांसमिशन होता हो। फर्स्ट है यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशन विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाया गया है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में,
उससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा जो हेल्दी पर्सन था उसको भी HIV वायरस से, राइट। दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन लिया गया है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस होते हैं। थर्ड में है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेशन, और यू कैन से कॉन्टामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड। देखिए, अगर ट्रांसफ्यूज़न हुआ है कॉन्टामिनेटेड ब्लड का या कॉन्टामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स का, उससे भी क्या होगा, HIV वायरस चला जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा, राइट। लास्ट में है ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर से फीटस को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा इन्फेक्शन, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ट्रांसमिशन होता है HIV वायरस का। देखिए अब नेक्स्ट पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स बाय विच द एड्स वायरस कोज डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। वो मैकेनिज्म बताना है कि भाई जो एड्स का वायरस है वो डेफिशिएंसी कॉज कर देता है इम्यून सिस्टम के अंदर एक इन्फेक्टेड पर्सन में। तो बेसिकली क्या है, जो एड्स का वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का जो वायरस है, उसकी मशीनरी बतानी है हम लोगों को कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे अपनी जो वायरस की सेल्स हैं उनको कैसे वो मल्टीप्लाई करता है, कैसे वो डिफरेंट वायरल प्रोटीन्स को बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है। देखिए क्या हुआ, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये वायरस है, ठीक है, वायरस है। अब ये वायरस चला गया बॉडी के अंदर, ये चला गया बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, वायरस एंटर करेगा मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस में एंटर करेगा, ठीक है, मैक्रोफेजेस में एंटर करेगा। अब मैक्रोफेजेस में एंटर करने के बाद में वायरस है ये RNA का बना हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो RNA का बना हुआ है। और RNA आप लोगों को पता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब क्या होगा, देखिए रेट्रो वायरस है ये, तो इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन भी कैसा होगा, रिवर्स में चलेगा, ठीक है, रिवर्स में चलेगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज़ को, अपनी कॉपीज़ को बढ़ाना, ठीक है। वो मशीनरी कैसे चलेगी, देखिए मैक्रोफेजेस के अंदर आ गया, अब ये है मैक्रोफेजेस, इसके अंदर आ गया वायरस। ये वायरस क्या करेगा, ये चला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है RNA है, RNA से DNA बन गया। भाई RNA था, RNA से DNA बन गया। अब उसको उल्टा समझो क्या है, DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, DNA से RNA बना इसको आप बोल दोगे ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझना है तो आप लोग पहले की वीडियोस को जाके देखें, उससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और RNA से DNA बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो होगा, इंपॉर्टेंट है याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एंजाइम का नाम है गाइस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, RNA था, सिंगल स्ट्रैंडेड था, मैक्रोफेजेस के अंदर वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की हेल्प ली गई है, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड बन गया। भाई यहाँ पे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड बन गया है। एंजाइम का नाम आप लोगों को याद रखना है। सिंगल स्ट्रैंडेड बना, उसके बाद में होस्ट की मशीनरी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। यहाँ पे है होस्ट की मशीनरी, ये है इसका क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर आप इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोल दो। यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया है, ये देखिए ये आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ को बना लेगा, यहाँ पे इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, ठीक है। अब ये कॉपीज़ हैं, अब ये कॉपीज़ क्या करेंगी गाइज, ये क्या होंगे, ये वायरस होंगे और ये वायरस क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे और लोगों को। ये अब इन्फेक्ट करेंगे और लोगों को, ठीक है। यहाँ पे समझो ये थे, अब ये क्या करेंगे, ये T लिम्फोसाइट्स की
जो अमाउंट है उसको गिरा देंगे। जो हेल्पर सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो हमें हेल्प करती है प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट में। अब हेल्पर टी सेल्स को क्या करेंगी, उसकी अमाउंट को ये बहुत कम कर देंगी। देखो वायरल प्रोटीन, इसका वायरस इतना बन गया, उसके बाद में हेल्पर टी सेल्स को ये अफेक्ट करेगा और हेल्पर टी सेल्स की जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी। अगर हेल्पर टी सेल कम है, हेल्पर टी सेल्स का नंबरिंग कम होता चला गया, तो भाई बॉडी का नेचुरल डिफेंस जो था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो याद क्या रखना है यहाँ पे आप लोगों को, फर्स्ट वर्ड याद रखना है यहाँ पे मैक्रोफेजिस का, ठीक है, मैक्रोफेजिस का। दूसरा वर्ड याद रखना है एंजाइम के बारे में। थर्ड याद रखना है आपको कि सिंगल स्ट्रैंडेड था उससे डबल स्ट्रैंडेड बना। फोर्थ पे ये याद रखना है आपको कि हेल्पर टी सेल्स को ये नंबरिंग कम कर देगा। आप लोगों को ये याद रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आंसर में, आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन, वायरस एंटर करता है मैक्रोफेजिस के अंदर। मैक्रोफेजिस के अंदर एंटर किया, वहाँ पे जो आरएनए जीनोम था वायरस का वो रेप्लिकेट करेगा और उससे वायरल डीएनए बना देगा, ठीक है, वायरल डीएनए बना देगा। इसमें एंजाइम होगा, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि आरएनए था, आरएनए से बना है डीएनए, राइट। वायरल जो है अब इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट की सेल के अंदर। उसके बाद में मैक्रोफेजिस कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस, मैक्रोफेजिस के अंदर लगातार वायरस के पार्टिकल्स बनते रहेंगे, इसीलिए इसको ये एक्ट करेगा एज अ एचआईवी फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्रोफेजिस एक्ट करेगा लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, राइट, फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है और लार्ज अमाउंट में बनता है, इसीलिए उसको फैक्ट्री बोला गया है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में वायरस पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो मैक्रोफेजिस एक्ट करेगा एचआईवी फैक्ट्री की तरह, राइट। एचआईवी अब एंटर करेगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर ये एंट्री कर जाएगा। उसके बाद में रेप्लिकेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा वायरल प्रोजेनीज। वायरल प्रोजेनीज ये लगातार बनती रहेंगी और क्या होगा, ये रिलीज हो जाएंगे वायरस प्रोजेनीज ब्लड में और अटैक करेंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। ब्लड में रिलीज होने के बाद में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ये क्या अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद में क्या होगा, जो हेल्पर टी सेल है वो कम हो जाएंगे। आप लोगों को याद रखना है ये चीज़, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पर टी सेल्स का जो नंबर है वो बहुत कम हो जाएगा, राइट। देखिए रेट्रोवायरस है, आरएनए था, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एंजाइम की हेल्प से डीएनए बना है। अब ये इनकॉर्पोरेट हो गया होस्ट के जीनोम में, यहाँ पे ये बहुत सारे वायरस को प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ये बहुत सारे वायरसेस बन गए हैं, अब ये इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरी सेल्स को, राइट। ये क्या करेंगे, अब टी लिम्फोसाइट का ब्लड में रिलीज हुआ, ब्लड में रिलीज होने के बाद में हेल्पर टी सेल्स को अफेक्ट करेंगे और उससे उनकी नंबरिंग कम हो जाएगी और जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम था, नेचुरल डिफेंस सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, वो खतरे में पड़ जाएगा और खतरे में पड़ने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ इज़ अ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। भाई कैसे बोलोगे आप कि कैंसर सेल डिफरेंट है नॉर्मल सेल से, कोई तो प्रॉपर्टी उसके अंदर होती होगी ना कि कैंसर सेल डिफरेंट होती है नॉर्मल सेल से। देखिए कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है, दी सेल्स डू नॉट पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर नहीं होती है। देखिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से क्या होता है, यहाँ पे सेल्स हैं, यहाँ पे सराउंडिंग सेल्स हैं। अब ये सेल्स क्या करेंगी, सराउंडिंग सेल्स की अगर वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये इनको स्टॉप कर देंगी, इनकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देंगी कॉन्टैक्ट करके। कॉन्टैक्ट, ये सेल्स हैं, सपोज करिए कोई भी सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, सपोज करिए ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये यहाँ पे सराउंडिंग सेल्स हैं। अब अगर इन सेल्स की ग्रोथ हो रही होगी तो क्या होगा, ये पहले कॉन्टैक्ट करेगी, इसके साथ में कॉन्टैक्ट करेंगी और इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कैंसरस सेल के अंदर नहीं होती।
राइट। दे कीप डिवाइडिंग, भाई ये प्रॉपर्टी नहीं होती है तो वो सेल्स बार बार डिवाइड होती रहती हैं और क्लस्टर ऑफ सेल्स बना लेती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स बना लेती हैं, जबकि नॉर्मल सेल पजेस करती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल के अंदर। दे स्टॉप डिवाइडिंग वंस दे कम इन टच विद द अदर सेल, ये एक बार अगर दूसरी सेल्स के टच में आ जाएं तो ये स्टॉप कर जाती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डू नॉट एक्सपीरियंस डिफ्रेंशिएशन, जो कैंसरस सेल्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, जबकि नॉर्मल सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है आफ्टर अटेनिंग ग्रोथ, जब एक प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है उसके बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, टू डू पर्टिकुलर वर्क। अब देखिए उनका पर्टिकुलर वर्क होता है, आगे उनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर नहीं होता कैंसरस सेल्स में। सेल्स आर नॉट कॉन्फाइंड, दे मूव टू द एडजेसेंट टिश्यू एंड इंटरप्ट देयर फंक्शनिंग, भाई एक जगह पे नहीं ठहरते हैं, ये अपनी आसपास के टिश्यूज़ में भी मूव करते रहते हैं और उनकी फंक्शनिंग को भी ये इंटरप्ट करते हैं, जबकि जो नॉर्मल सेल है वो कॉन्फाइंड होते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मेटास्टेसिस। कैंसर टॉपिक के अंदर आता है मेटास्टेसिस। देखिए क्या होता है मेटास्टेसिस, मैं आप लोगों को वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से स्प्रेडिंग होती है, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग होती है कैंसरस सेल्स की, राइट। अब देखो इसके अंदर डेफिनेशन में क्या है, मेटास्टेसिस इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इज ऑब्जर्व इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर है, दूसरा मैलिग्नेंट है। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मल है, नॉन कैंसरस है, नॉन स्प्रेडिंग है, मतलब वो स्प्रेड नहीं होता है, राइट, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर सीरियस होता है, कैंसरस होता है और इसके अंदर स्प्रेडिंग देखने को मिलती है, ये स्प्रेड हो जाता है, राइट। In this process, the cancerous cells spread to different body parts and divide indefinitely to form a cluster of cells. भाई स्प्रेड करती हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में, उससे क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको ट्यूमर का नाम दिया जाता है, उससे ट्यूमर बनता है। और ट्यूमर 2 टाइप का होता है, बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर्स इज इनिशिएटेड एज द एक्टिविटी डिवाइड, और ये क्या है, डिवाइड करती रहती हैं, नई सेल्स बनाती रहती हैं। तो जो ये स्प्रेड की प्रॉपर्टी है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, इसी को मेटास्टेसिस बोला जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल ड्रग एब्यूज। कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आप लोगों को बताने हैं, आप लोग सब समझदार हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अल्कोहल और ड्रग एब्यूज से, तो देखिए इंडिविजुअल के ऊपर अगर देखा जाए अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट तो क्या होगा, एल्कोहल एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी व्हेन एक्सेसिवली कंज्यूम्ड। अगर एक्सेसिवली अल्कोहल का कंजप्शन हो रहा है तो ये बहुत खतरनाक बॉडी पे ये अफेक्ट डालता है, ये डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को, लीवर को, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख नहीं लगती है, इम्यून सिस्टम आपका बहुत वीक होने लगता है, राइट। अदर सिम्टम्स सच एज फैटीग, डिप्रेशन, वेट लॉस, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो जाती हैं इसमें। डिप्रेशन देखने को मिलता है, वेट लॉस हो जाता है क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, राइट। फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट ऑन फैमिली मेंबर, इट में लीड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। देखो जो भी अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, जहाँ पे भी जो लोग करते हैं वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत देखने को मिलता है कि ऐसे पी के अल्कोहल ऐसे कंज्यूम करके वहाँ पे वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। दूसरा है वर्बल एब्यूज़, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट। सोसाइटी के ऊपर क्या होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। फेडिंग सोशल वेब, जो नेटवर्किंग थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है वायलेंस की वजह से। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज़, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ थी जो आपको और लोगों से कनेक्ट कर रही थी, अब क्या है उनके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो ये है सोसाइटी पे। दूसरा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग के इफेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर देखेंगे।
इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन वंस बॉडी इज सीवियर ऑन एंड ऑन CNS। देखिए बॉडी पे तो इसके अफेक्ट होते ही होते हैं, साथ में CNS पे भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है। इट कैन लीड टू माल फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। भाई कुछ ऑर्गन्स की ये माल फंक्शनिंग कर देते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, सच एज लीवर और किडनी, जैसे फैटी लीवर जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, राइट। HIV स्प्रेड रैपिडली, अगर ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है तो HIV इसकी वजह से रैपिडली स्प्रेड होगा। एज दे शेयर यूज नीडल्स वाइल दे हैव इंजेक्टेड ड्रग। देखिए इंजेक्ट किया जाता है ड्रग्स को बॉडी के अंदर, अब अगर ग्रुप बैठा हुआ है तो वही सेम नीडल्स को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। एक ने किया है तो पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, दूसरे ने भी कर लिया, तो इसकी वजह से ज़्यादा स्प्रेडिंग होती है HIV की। ड्रग एडिक्ट फेस बोथ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। देखिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो स्टार्टिंग में दिखे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो लंबे टाइम तक चलें, दोनों टाइप के यहाँ पे देखने को मिलते हैं एक ड्रग एडिक्ट को। सम ऑफ विच आर मूड स्विंग्स, एग्रेसिवनेस एंड द डिप्रेशन। कुछ इसमें से है मूड स्विंग्स, कभी गुस्सा आ रहा है कभी खुश हो तो आपके बहुत ज़्यादा मूड के अंदर चेंजेस होंगे। एग्रेसिवनेस, गुस्सा बहुत आएगा। दूसरा डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। फैमिली और सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अ ड्रग एडिक्ट क्रिएट्स द इशू विद द फैमिली एंड सोसाइटी विद अ पर्सन इज़ डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएगा कम्प्लीटली ड्रग्स के ऊपर और उसकी वजह से वो इरिटेट रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, राइट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज, टोटल आप लोगों के 17 क्वेश्चंस हैं, हम लोग जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं। डू यू थिंक दैट फ्रेंड कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक एल्कोहल ड्रग्स? इफ यस, हाउ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ फ्रॉम सच इन्फ्लुएंस? देखिए क्या आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके आप अल्कोहल या ड्रग्स का इंटेक कर रहे हैं? अगर ऐसा लगता है तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन के अंदर। आंसर में है वन मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर हिज और हर विल। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके अंदर ऐसा नहीं हमें नहीं यूज़ करना है, हमें इसका इंटेक ही नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग विल आपके अंदर होनी चाहिए। वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग विद द एल्कोहल। आपके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है एल्कोहल या ड्रग्स का, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग और क्यूरियोसिटी फन। अगर किसी के मन में ऐसा है, जैसे अडल्ट, जब मैंने एडोलेसेंस का टॉपिक करवाया था तो मैंने बताया था कि अडल्ट्स के दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ उनको क्यूरियोसिटी होती है, कुछ ऐसा होता है कि ट्राई करना है कि टेस्ट कैसा है, तो इन चीज़ों की वजह से भी हो जाता है। सेकेंड है स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर इनटू ड्रग्स। कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे आप? जो ड्रग्स लेते हैं उनसे आप दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी संगति में रहोगे तो आप अच्छा काम करोगे, अगर संगति खराब होगी तो आपको भी वही चीज़ों की लत लग जाएगी। थर्ड पे है सीक एल्डरली एडवाइस, पीयर और मेडिकल असिस्टेंस। देखो बड़े लोगों की सलाह लें, ठीक है, एडवाइस ले उन लोगों की, और मेडिकल असिस्टेंस मतलब प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपना मेडिकेशन रखें, और इन चीज़ों से थोड़ा बहुत आप डरें कि इनके जो फ्यूचर में इनके इफेक्ट हैं वो बहुत खतरनाक देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ पे है एनलाइटन योर सेल्फ विद द इनफ नॉलेज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग एब्यूज़। मैंने अभी बताया कि फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए अपने आप को बचाए रखें, अपने आप को प्रॉपरली अवेयर रखें इन चीज़ों से, राइट। गो इन फॉर अ काउंसलिंग सेशन अटेंड करिए। टेक अप सम हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। टाइम अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग को हॉबी को डेवलप करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए ताकि आपका माइंड जो है वो वहाँ पे बिजी रहे, ठीक है। सेवन्थ है इफ़ डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल परसिस्ट और हाइटन्स सीक इमीडिएट मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प। अगर बहुत टाइम तक आपको डिप्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ की, तो आप एक मेडिकल या फिर साइकोलॉजिस्ट से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेसर्स की हेल्प लें और उनसे अपना थोड़ा सा कंसल्टेंसी लेनी ज़रूरी है इस चीज़ को लेके, ठीक है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, why is that once a person start taking alcohol or drugs it is difficult to get rid of this habit? अगर एक बार एक इंसान ने, कोई पर्सन ने स्टार्ट कर दिया है टेकिंग अल्कोहल्स और ड्रग्स, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस चीज़ को छोड़ना। डिस्कस इट विद योर टीचर। अपने टीचर के साथ में डिस्कस करनी है चीज़ें।
अभी यहाँ पे आपके टीचर मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अल्कोहल कंजप्शन, आंसर है अल्कोहल कंजप्शन एंड यूसेज ऑफ द ड्रग हैज़ अ सीवियर एडिक्टिव इम्पैक्ट लिंक्ड विद द यूफोरिया रेंडरिंग अ मोमेंट्री फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। देखिए क्या होता है, मैं बहुत कुछ मैंने बोल दिया, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से लिंक होती हैं? आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप इरिटेट रहने लग गए हैं, आप फ्रस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो क्या है, यूफोरिया की से ये लिंक है, ठीक है। दूसरा है ये मोमेंट्री फीलिंग, कि भाई रोज़ का वही चीज़ें चल रही हैं, कुछ अलग नहीं है, वही नॉर्मल अपना बोरिंग लाइफ चल रही है, तो वहाँ से ये लिंक है इसका, ठीक है। इनटेक ऑफ ड्रग कैन इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी। देखिए क्या होता है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा यूज़ करते हैं, मतलब जो लोग भी यूज़ करते हैं, माफ़ करना मैं आपको बोल रही हूँ, आप यूज़ करते हैं, क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल इसको यूज़ करता है स्टार्टिंग में अमाउंट कम रखता है, अगर वो उसका लेवल बढ़ा दिया गया है तो क्या होगा, टॉलरेंस लेवल भी बढ़ जाएगा रिसेप्टर्स का बॉडी के अंदर। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। फर्दरमोर लीड्स टू मोर ड्रग कंजप्शन, उससे यही होगा कि भाई रिसेप्टर्स की अब यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ गई है, तो उससे ड्रग का इंटेक भी फिर ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं डिफ़िकल्टीज़, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, बायो स्टडी फैमिली का आप लोग हिस्सा बने। इन योर व्यूज़, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स टू टेक अल्कोहल और ड्रग एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग दें कि भाई यंगस्टर्स को क्या मोटिवेट करता है अल्कोहल और ड्रग्स लेने के लिए और कैसे ये अवॉइड किया जा सकता है। देखिए पहली चीज़ यही है, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई एक्सपेरिमेंट करना है, टेस्ट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप मोटिवेट करती हैं यंगस्टर्स को। दूसरा प्लेजर, एक वो प्लेजर वाली फील लेने के लिए भी क्या होता है, यंगस्टर्स इसका इंटेक स्टार्ट कर देते हैं। टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइफ की सच्चाइयों से भागने के लिए, जो भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लाइफ के अंदर आपके अगर आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, आप बहुत इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, तो ये चीज़ों से बचने के लिए इनटेक करना शुरू कर देते हैं यंगस्टर्स, राइट। फोर्थ पे है डिज़ायर ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की डिज़ायर रहती है। फोर्थ पे है मोनिटोनी ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ का वही बोरिंग लाइफ, वही डेली लाइफ का कामकाज, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्या करती हैं, एक यंगस्टर को मोटिवेट करती हैं ड्रग और अल्कोहल्स लेने के लिए। देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, मोटिवेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स से मोटिवेशन टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। पेरेंट्स आप लोगों के साथ बात करें, आप लोगों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखें ताकि आप लोग इन सारी चीज़ों से बचे रहें। सेकंड में है अवेयरनेस अबाउट द इल इफ़ेक्ट्स, भाई पता होना चाहिए, आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके बाद में नुकसान आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे, आपकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, जो कि बहुत खतरनाक होंगे, ठीक है। थर्ड में है एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेडिकेट देयर एनर्जी इन अदर एक्टिविटीज़, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई एनकरेज करिए स्टूडेंट्स को ताकि अपना काम किसी और चीज़ में, अपना ध्यान, अपनी एनर्जी किसी और अच्छे कामों में लगाएं, कोई और अदर एक्टिविटीज़ में लगाएं, ताकि वो आपके लिए यूज़फुल हो, ताकि उसके आउटकम्स बहुत अच्छे निकलें। फोर्थ पे है एजुकेशन, एजुकेशन से क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, और अवेयरनेस से क्या होगा, आपको प्रॉपर नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो गाइज क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं, ठीक है। तो गाइस कल की वीडियो आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, बाय।